हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ड्रग्स यूज टू ट्रीट पार्किंसन डिजीज़ एंड कुछ जो है मूवमेंट्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, तो हमें पहले जानना पड़ेगा कि पार्किंसन डिजीज़ है क्या। तो मैं आपको बहुत ही एक सिंपल सी डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगा कि पार्किंसन डिजीज़ है क्या। हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर जो है एक नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे है जो कि सब्सटेंशिया नाइग्रा ऑफ द ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होता है एंड वो जो है कॉर्पस स्ट्राइटम तक गया होता है। ठीक है, ये डोपामिन बना रहा होता है, मतलब यहाँ से जो न्यूरॉन्स है ना वो यहाँ पे डोपामिन रिलीज कर रहे होते हैं। मीन्स जो सब्सटेंशिया नाइग्रा का जो न्यूरॉन्स है वो कॉर्पस स्ट्राइटम में जाके डोपामिन रिलीज कर रहा होता है और यहाँ पर बेसिकली एक गाबानर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं जिस पे जो है डोपामिनर्जिक रिसेप्टर भी होते हैं एंड कोलिनर्जिक रिसेप्टर भी होते हैं। ठीक हो गया, दिस इज गाबानर्जिक या गाबार्जिक न्यूरॉन। ठीक हो गया, तो अब अगर देखें ना गाबानर्जिक जो है न्यूरॉन है वो इनहिबिटरी न्यूरॉन है। अब अगर ये न्यूरॉन एक्साइट हो गया तो क्या होगा कि हमारे मूवमेंट जो है इनहिबिशन होगी। अगर इसको इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा, हमारे मूवमेंट जो है एक्साइटेशन होगी। ठीक है, तो अब बेसिकली डोपामिन क्या करती है, डोपामिन आके इसको इनहिबिट करती है। So when GABAergic neurons is inhibited by dopamine, there will be there will be inhibition of GABAergic neuron. So there will be inhibition of our movements. ठीक है, इवन जो है हमारी जो मोस्टली वॉलेंटरी मूवमेंट्स है वो है इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो एसिटाइलकोलिन है, एसिटाइलकोलिन विल एक्साइट द GABAergic न्यूरॉन। सो एसिटाइलकोलिन क्या कराती है कि गाबानर्जिक न्यूरॉन को एक्साइट कराती है। मीन्स जो है कि हमारे मूवमेंट्स कम हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। ठीक है, एक और चीज़ देखें। अब ये गाबानर्जिक न्यूरॉन्स की ना एक बैलेंस लेवल चाहिए हमारी नॉर्मल डेली लाइफ, मतलब जो है नॉर्मल मूवमेंट्स के लिए, नॉर्मल लाइफ के लिए। अब यहाँ पे डोपामिन है और एसिटाइलकोलिन है, ये दोनों कर रहे हैं हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान देना है कि ये डोपामिन एंड एसिटाइलकोलिन की लेवल होनी चाहिए बराबर, बैलेंस्ड होनी चाहिए, सो दैट जो है ये बैलेंस्ड रहे एंड हमारे मूवमेंट्स भी बैलेंस्ड रहे। तो पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसकी वजह बहुत सारे हो सकते हैं, इसकी डैमेज हो सकती है, पाथवे डैमेज हो सकता है या डोपामिन रिसेप्टर खराब हो सकता है। ठीक है, और अब जब ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रिलेटिवली अमाउंट ऑफ किसी एसिटाइलकोलिन की ज़्यादा हो जाएगी। सो देयर विल बी जो है गाबानर्जिक न्यूरॉन एक्साइट होगा जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट्स इनहिबिट होगी। तो पार्किंसन डिजीज़ ये था शॉर्टकट में। अब अगर हम इसकी साइन एंड सिम्टम्स की बात करें या साइंस की बात करें सिंपली, तो इसको याद रखना बहुत ईजी है। आप ऐसे याद रख लें, FART। ठीक है, F से हो गया फेस। फेस तो इसका बिल्कुल ना उसको हम कहेंगे मास्क्ड फेस या बिल्कुल जो है कोई भी प्लेन फेस हम कह सकते हैं। ठीक है, मास्क्ड फेस या प्लेन फेस। ए से हो गया एकाइनेजिया, क्योंकि देखिए ना डोपामिन की डेफिशिएंसी है, मतलब एसिटाइलकोलिन ज़्यादा है तो ये गाबानर्जी को प्रमोट कर रहा है, मूवमेंट्स को स्लो करवा रहा है। ठीक है, इसके वजह से क्या होगी, मूवमेंट बहुत कम होगी, इसलिए हम उसको एकाइनेजिया और ब्रैडिकाइनेजिया भी कह सकते हैं। आर से हो गया रिजिडिटी, मीन्स स्केलेटल मसल की रिजिडिटी हो जाती है। एंड टी से हो गया ट्रेमर, मीन्स रेस्टिंग ट्रेमर होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसकी ड्रग थेरापी की पार्किंसन डिजीज़ की, तो हम देखें हमें क्या करना है। टारगेट हमारा ये है कि डोपामिन की लेवल बढ़ाना है, ठीक है, या फिर एसिटाइलकोलिन की लेवल कम कराना है। यही दो टारगेट है। इन्हीं दो टारगेट के बेसिस पे हम इसको जो 4 या 5 क्लासेज ऑफ ड्रग्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम अब इन्हीं 4 क्लासेज ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक हो गया, ओके, मैं अभी यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। अब देखें ना, डोपामिन के लेवल बढ़ाना है तो हम डायरेक्ट जो है ब्लड में या ओरली डोपामिन नहीं दे सकते बंदे को, क्योंकि डोपामिन जो है अगर हम ओरली देते हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम है और हम जो है अगर इंट्रावेनस देंगे तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम कोई ऐसा सब्सटेंस सेलेक्ट करते हैं या ऐसा ड्रग सेलेक्ट करते हैं जिसके पास ना डोपामिन निकालने की कैपेसिटी हो, लेकिन और जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस भी कर सके। ये है ब्लड ब्रेन बैरियर, ये पेरिफेरल पार्ट है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है। तो एल डोपा जो है या जिसको हम लेवोडोपा भी कहते हैं, ये क्या करता है, ये क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डोपामिन बाय द एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज। सो डोपामिन नाउ इट हैज़ 3 फेट्स। एक तो वो जाके D2 एंड D3 रिसेप्टर्स जो कि यहाँ पे था, ये जो है D2 और D3 रिसेप्टर्स ऑफ गाबानर्जिक न्यूरॉन,
उस पर जाके काम कर सकती है। और अब इस पर जाके जब काम करेगी तो इनहिबिट करेगी ना इसको, तो जो है पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स को रिड्यूस करेगी। ठीक है। दूसरा फैक्ट ये है कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी जो है टाइप बी एंजाइम, इसके प्रेजेंस में इसकी मेटाबॉलिज्म हो सकती है और प्रोडक्ट बन सकती है डोपैक, डाईहाइड्रो फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है। तीसरा हो सकता है कि कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में इसकी मेटाबॉलिज्म हो सकती है एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3-मिथॉक्सीटाइरामिन। ठीक है, जिसको 3-MTV कहते हैं हम। तो ये हो गया नॉर्मल मैकेनिज्म जो एल डोपा करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि एल डोपा जो है पेरिफेरल टिश्यूज़ में क्योंकि एल डोपा हमने क्यों दिया है, क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर काम करे। लेकिन मसला ये हो जाता है कि ये पेरिफेरल टिश्यू में भी इस पर डीकार्बोक्सिलेज काम करता है, इसको कन्वर्ट करा देता है डोपामिन में। अब आपको और ये एडवर्स इफेक्ट करा देता है। ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि डोपामिन क्या है, प्रोलैक्टिन रिलीज को इनहिबिट कराने वाले सब्सटेंस है। ठीक है, इसको हम प्रोलैक्टिन इनहिबिटर भी कहते हैं। तो अगर कोई जो है ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल ले ले ये एल डोपा, तो क्या होगा कि ये डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी जो है लैक्टेशन नहीं होगी। तो ये तो एडवर्स इफेक्ट हो गया ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे एडवर्स इफेक्ट है, तो हम और की बात नहीं करते हैं, हम ये बात करते हैं कि इस एडवर्स इफेक्ट को रोका जाए कैसे। तो इस एडवर्स इफेक्ट को रोकते हैं हम डीकार्बोक्सिलेज के ब्लॉकर्स देके, और उसका नाम है कार्बिडोपा। ठीक है। तो जब हम एल डोपा देंगे उसके साथ हम कार्बिडोपा जरूर देंगे ताकि पेरिफेरल एडवर्स इफेक्ट से बचा सके। ठीक है। इसके बाद अभी देखें, ये कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एल डोपा को जो है कन्वर्ट कर देती है 3-O मिथाइल डोपा में। ठीक है। अब अगर ये मिथाइल डोपा में कन्वर्ट हो गया तो ये तो इसकी खुद अमाउंट कम हो जाएगी, तो ड्रग हम जिस मकसद के लिए दिया था वो तो मकसद पूरा ही नहीं होगा। तो क्या होगा कि अब हमने देना है इसके ब्लॉकर, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज के ब्लॉकर देना है। ठीक है। तो इसके ब्लॉकर्स देखें, टोल्कापोन। ठीक हो गया। तो इसका जो ब्लॉकर है उसका नाम है टोल्कापोन। आई थिंक ये क्लियर नहीं नज़र आ रहा आपको, तो इसे मैं लिखता हूँ टोल्कापोन। ओके, सॉरी। टोल्कापोन इज द इनहिबिटर ऑफ कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। ठीक हो गया। ओके, सो एक तो ये हो गया। ठीक है, कि मीन्स आपने देना है एल डोपा, साथ में कार्बिडोपा देना है, टोल्कापोन देना है, ताकि उसकी एक तो प्लाज्मा लेवल जो है मेंटेन रहे और एडवर्स इफेक्ट ना आए। और मसला पता है क्या होता है, ये जब ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है तो यहाँ पर जो डोपामिन बन गया, इस डोपामिन की फर्दर मेटाबॉलिज्म भी तो हो रही है ना, इसको भी तो हमने रोकना है ताकि डोपामिन जाके असल में जो इसका मकसद है D2 D3 रिसेप्टर पे काम करना वो कर सके। तो इसके लिए हम क्या देते हैं, इन दोनों की ब्लॉकर्स देते हैं। ठीक है। तो अगेन यहाँ पे COMT ब्लॉकर हम कौन से देंगे, ये टोल्कापोन ही देंगे। तो यहाँ पर भी हम देते हैं टोल्कापोन। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी के ब्लॉकर्स हम देते हैं, रासाजेलिन सेलेजिलिन वाले ड्रग्स। रासाजेलिन एंड सेलेजिलिन इसके इनहिबिटर हो गया रासाजिलिन सेलेजिलिन। ठीक हो गया। तो ये हो गया, एक तो हो गया देखें एल डोपा देंगे, दूसरा दे दिया आपने COMT ब्लॉकर, तीसरा हो गया मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ब्लॉकर, चौथा हम डायरेक्ट दे सकते हैं वो ड्रग जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस भी करे और डायरेक्ट D2 एंड D3 रिसेप्टर पे काम भी करे, जिसको हम क्या कहते हैं, डोपामिन एगोनिस्ट कहते हैं। तो इसमें हम ना पहले देते थे ब्रोमोक्रिप्टिन, लेकिन पहले मसला ये आ गया था कि उसका जो है ना ये लैक्टेशन पे बहुत एडवर्स इफेक्ट आता था, तो इसलिए हम ये ड्रग नहीं दे रहे हैं। फिर अभी जो है सबसे मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं वो प्राइमीपेक्सोल। ठीक है। एंड जो है परगोलाइड। ठीक हो गया। ये ड्रग्स हम देते हैं जो है डायरेक्ट डोपामिन एगोनिस्ट के तौर पे। एंड इसके बाद अब देखें ना कौन कौन सी क्लास हो गया। पहला क्लास हो गया लेवोडोपा, सेकेंड वन इज COMT ब्लॉकर, थर्ड वन इज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बीटा टाइप बी ब्लॉकर, एंड देन इसके बाद हो गया फोर्थ क्लास हो गया डोपामिन एगोनिस्ट। एंड द लास्ट मैंने कहा था कि एसिटाइलकोलिन तो ज़्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन ज़्यादा रिलेटिवली ज़्यादा हो रहा है, तो इसका ब्लॉकर भी तो हम दे सकते हैं ना। तो इसके ब्लॉकर के लिए हम जो है मस्कारिनिक एंटागोनिस्ट ड्रग यूज़ करते हैं, और वो मस्कारिनिक एंटागोनिस्ट का नाम है बेंजोट्रोपिन। तो बेंजोट्रोपिन ड्रग हम दे सकते हैं एज मस्कारिनिक एंटागोनिस्ट, जो कि गाबार्जिक न्यूरॉन को एक्साइट करे, सॉरी इनहिबिट करे, जिसकी वजह से मूवमेंट हमारा इनहिबिट हो। ठीक है, सॉरी इनहिबिट करके मूवमेंट हमारा एक्साइट हो।
क्योंकि पार्किंसनिज्म में हमारा मूवमेंट कम हो गया था। ठीक है, तो बेसिकली ये था पार्किंसनिज्म के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और जो है मूवमेंट्स रिलेटेड डिसऑर्डर। अब एसेंशियल ट्रेमर में बेसिकली क्या होता है कि बंदे ना ऐसे उनका खुद ही ना विदाउट एनी रीज़न हाथ कांप रहा होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली हम प्रोप्रानोल यूज़ करते हैं। और लेकिन आपने इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रोप्रानोल अगर बीटा ब्लॉकर अगर हम दे रहे हैं तो कुछ चीज़ ना इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, जैसे कि आप अस्थमा को पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि अब देखें ना हमारे अस्थमा के पेशेंट को अगर हम बीटा ब्लॉकर देंगे तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवा देगा। ऐसे ही जो है हम डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते, हाइपोटेंसिव पेशेंट को नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को गौर करनी है। ठीक है, बिफोर प्रिस्क्राइबिंग प्रोप्रानोल और एनी बीटा ब्लॉकर। एंड देन हंटिंगटन्स कोरिया है एक। कोरिया का मतलब होता है इनवॉलेंट्री, उसके बाद अनप्रिडिक्टेबल और रैपिड मूवमेंट्स। ठीक है, इनवॉलेंट्री, अनप्रिडिक्टेबल, रैपिड मूवमेंट्स, जो कि जिसको हम कोरिया कहते हैं। तो हंटिंगटन्स कोरिया में क्या होता है, हंटिंगटन एक जीन होती है, उसकी एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डोपामिन ज़्यादा एक्साइट हो जाता है एंड गाबा जो है सप्रेस हो जाता है। अब जब डोपामिन ज़्यादा एक्साइट होगा तो क्या होगा, एबनॉर्मल मूवमेंट आएगा। तो एबनॉर्मल मूवमेंट को रोकने के लिए जो हम ड्रग्स देते हैं वो ये ड्रग्स देते हैं। अब देखें, आपने रिजर्पिन के बारे में सुना होगा कि रिजर्पिन क्या करता है। ओके, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये हमारे हैं नर्व टर्मिनल। ठीक है, जिसको हम डोपामिनर्जिक और एड्रीनर्जिक नर्व टर्मिनल कहते हैं। यहाँ पे टाइरोसिन से बनता था डोपा, देन टोपा से बनता था डोपामिन वेजिकल में पैक होता था एंड पैकिंग के बाद जो है डोपामिन नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता था और वो जो है रिलीज होता था। ठीक है, तो अब देखें ना यहाँ पर ना पैकिंग के लिए एक वो एंजाइम चाहिए था जिसका नाम था VM80। ये ANS में हमने पढ़ा था, वेजिकल मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो इसको पैकिंग करने में ये हेल्प करता था। तो रिजर्पिन एंड टेट्राबेंजीन ये क्या करते हैं, VM80 को ब्लॉक करते हैं। अब जब VM80 ब्लॉक हो जाएगा तो डोपामिन विल नॉट पैक इनटू वेजिकल। सो जब पैक नहीं होगा तो इसकी रिलीज नहीं होगी, तो डोपामिन रिलीज नहीं होगी तो हंटिंगटन्स कोरिया ट्रीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है ड्रग इंड्यूस्ड डिस्काइनेजिया। कुछ ऐसे जो है ड्रग्स है जो कि डिस्काइनेजिया कराते हैं। तो डिस्काइनेजिया में अगेन जो है उसमें डोपामिन की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए अगेन हम क्या देते हैं, बेंजोट्रोपिन देते हैं एंड बाइपेरिटीन भी देते हैं इवन। तो इसलिए देते हैं कि देखें ना ये क्या, इसमें डोपामिन ज़्यादा हो गया होता है, तो डोपामिन ज़्यादा हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए हम जो है बेंजोट्रोपिन मस्कारिनिक ब्लॉकर दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है विल्सन्स डिजीज़। विल्सन्स डिजीज़ में बेसिकली क्या होता है कि कॉपर जो है एबनॉर्मली एक्युमुलेट हो गया होता है कुछ टिश्यूज़ में, जैसे कि लेंटिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द ब्रेन, उसके बाद हो गया आई लेंस या सिंपली आई कह दें, इसके बाद जो हो गया लीवर हो गया एंड किडनी में। अब विल्सन्स डिजीज़ में हमें जो है ऐसे एजेंट देना है ट्रीट करने के लिए जो कि कॉपर को चिलेट करें, तो इसके लिए हम पेनिसिलामिन देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो आखिरी है वो है रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ बंदा होते हैं हर वक्त ना पैर हिला रहा होता है, कुछ बंदे ऐसे भी हिला रहे होते हैं, लेकिन कुछ होते कुछ ज़्यादा ही हिला रहे होते हैं, तो उनके जो है पैर में उनके जो कंडीशन है उसको हम क्या कहेंगे, रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम। उसको ट्रीट करने के लिए हम प्राइमीपेक्सोल ड्रग देते हैं। तो ये था ऑल अबाउट ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट पार्किंसोनिज्म एंड द डिसऑर्डर्स ऑफ मूवमेंट्स।